हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले पढ़े थे, इसके पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के नाम से पढ़ा था, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। बेसिक टर्म्स की बात कर रहा था, क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लायबिलिटी, ये सारी बातें कि क्या होती हैं अकाउंट्स में, ये सारी बातें। लेकिन इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के नाम से एक शुरू करते हैं, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स में क्या है कि जैसे मैं समझा दूं कि आप लोग को, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी काम करें हम लोग, मान लीजिए कोई काम करते हैं, चलते हैं रोड पे, तो रोड पे चलने के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। स्कूल में आते हैं, स्कूल का भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वही प्रिंसिपल है, वही क्या है, उनका सिद्धांत है। सीबीएसई एग्ज़ाम करवाती है, आपके रिजल्ट निकालती है, आपको ट्रेंड करती है, आपको पढ़ाती है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे ही हम कुछ भी पढ़ते हैं, सबके लिए प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होता है, यानी कुछ सिद्धांत होते हैं किसी चीज़ का, और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि ये आधार होता है या बेस होता है। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही उस काम को किया जाता है। उसी तरह से हमारे अकाउंट्स को करने के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए, कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि अकाउंटिंग को इसके आधार पे काम करना, यानी अकाउंटिंग को इसके आधार पे काम करना, ये कुछ प्रिंसिपल्स को हमको बताया गया है, जिस प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं और अपनी अकाउंटिंग का वर्क हम लोग करते हैं। यानी अकाउंटिंग को, काम को करने के लिए सबसे पहले पढ़े थे अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट था, फिर बुक कीपिंग पढ़े थे, जिसमें हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग जहाँ एंड होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो अकाउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, हम लोग जो काम करते हैं अकाउंटिंग का, वो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, कि कुछ प्रिंसिपल पे क्या होता है, वो बेस्ड होता है। उसी प्रिंसिपल के बेस्ड पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। जैसे मैं बात करूं, कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर भी हमारे अकाउंट्स में ये कराए गए हैं, बताए गए हैं, उस प्रिंसिपल की मैं बात करता हूँ। जैसे पहले प्रिंसिपल का नाम है अकाउंटिंग एंटिटी। जो आपको नोट्स मिला उसमें लिखा है अकाउंटिंग एंटिटी, लेकिन आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो बुक में हो सकता है उसका नाम सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से दिया हो। एंटिटी शब्द पकड़ के रखेंगे, एंटिटी जो वर्ड है इसको पकड़ के रखेंगे। अब क्या, एंटिटी का मतलब क्या, पहचान होती है। जैसे मैं कहूँ अकाउंट एंटिटी, जिसका नाम है सेपरेट, सेपरेट मतलब होता है अलग अलग, एंटिटी मतलब होती है पहचान। यानी हम ये कह सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है, पहला प्रिंसिपल है, कहता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझते हैं। हम समझते ऐसे हैं कि मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि एक दुकानदार है। दुकानदार जो है क्या करता है, जब हम जाते हैं दुकान पे, कहते देखो भाई मेरा और आपका व्यवहार है, हम लोग जान पहचान के हैं, तो हमसे बिना प्रॉफिट लिए गुड्स को बेच दो। क्या ऐसा बिजनेसमैन करता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो क्या करता है, बिजनेस करता है। वो कहता है हमसे व्यवहार करो, लेकिन बिजनेस से नहीं करना है। यानी किससे व्यवहार नहीं करना है, बिजनेस से हमको व्यवहार नहीं करना है। अगर बिजनेस से व्यवहार नहीं करना है तो क्यों, क्योंकि वो कहेगा आदमी, क्यों, आप कहेंगे क्यों भाई बिजनेस से ना व्यवहार करें, तुम्हारा ही तो है। कहता नहीं भाई, हम और हमारा बिजनेस दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या होती हैं, बिजनेस, हम और हमारा बिजनेस दोनों क्या होता है, अलग है। ये तो हम बात समझते, गंवार भाषा। एक सिंपल सा आदमी जो कुछ नहीं जानता, जो अकाउंटेंसी नहीं जानता, वो दुकान पे बैठा, उसे कहता हूँ भाई उधार में देखो भाई, जान पहचान है, पैसा ना कमाओ, जितने का लाए उतने का बेच दो, कभी बेचेगा नहीं बेचेगा। वो कहेगा भाई हमसे आपसे व्यवहार है, मेरे व्यापार से थोड़ी ना व्यवहार है आपका। ऐसा हम लोग, लेकिन अब अपने अकाउंट्स में सीखते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बुक वाला करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। हम लोग ने कहा कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, बिजनेस यानी व्यापार और व्यापारी, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, यानी व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। यानी पहला कॉन्सेप्ट कहता है जब भी कभी भी अकाउंटिंग का काम करना, तो बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग मान के करना। यानी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्राइंग का, एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, ड्राइंग का पढ़ा था। हमने कहा था कोई गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करते हैं,
कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो क्या ज़रूरत है अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला हमको अकाउंटिंग करने की, तो उसको लिखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, इसलिए हमको उसको लिखने की ज़रूरत है अपने बुक्स में। तो हम लोग ने ये समझा कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग का काम करते समय हमको बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को क्या मान के चलना होगा, सेपरेट मान के चलना होगा, अलग अलग मान के चलना होगा। यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। यानी पहला कॉन्सेप्ट हमको याद हो गया, क्या चीज़, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम क्या आ गया, यहाँ से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आ गया। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता क्या है, हम लोग बात कर सकते हैं उसके नाम से, मनी मेजरमेंट। मेजरमेंट में तो किसी चीज़ को वैल्यू देना, वैल्यू करना, उसका मेज़र करना, मापना। तो यानी हम कह सकते हैं कि चलिए जब मैं अकाउंटिंग करता हूँ, कभी भी करूँगा, कुछ चीज़ अकाउंटिंग में लिखूँगा तो उसकी वैल्यू पैसे में लिखता हूँ। अगर उसकी पैसे में वैल्यू ना हो पाए, एक भिखारी को दान दे दिया, एक भिखारी को थोड़ा सा गुड्स दान में दे दिया, जरा बताइएगा उसकी अकाउंटिंग तो करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि उसकी पैसे में वैल्यूएशन हो सकता है। लेकिन एक कस्टमर बैठा है, उसको सेटिस्फाइड कर दिया हमने, गुड्स बेचा उसको, लेकिन जो पर्पस के लिए लेना चाहता था वो उसको सेटिस्फाइड कर दिया। आप बताएंगे क्या जो मैंने उसको सेटिस्फाइड किया उसकी पैसे में वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड होगा तो बार बार मेरी शॉप पे आएगा। उसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं जो उसको सेटिस्फाइड किया। यानी ये कहता है कि मनी मेजरमेंट का ओनली दोज थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कहा ओनली दोज थिंग्स, हम उन्हीं चीज़ों को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कहता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यानी ये दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कहा कि जब भी अकाउंटिंग करना तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन को अलग मान के चलना। दूसरा कहा जब अकाउंटिंग करना तो उन्हीं का करना जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तीसरा उसने बताया कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी इसको हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड मतलब होता है, ऐसे ही अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या, एक जैसे हम एक बिजनेस शुरू करें, अब बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस की तो जीवन बहुत लंबा चलेगा, ये तो पता नहीं कब बंद होगा बिजनेस। या हमने एक ब्रिज बनाने का ठेका ले लिया, अब ब्रिज 10 साल के लिए ठेका है कि 10 साल के अंदर उसको बना के तैयार करना है। तो क्या उस जब ये ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा तब कॉन्ट्रैक्टर ये निकालने का प्रयास करेगा कि हमको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, नहीं, वो हर साल वैल्यूएशन करता है और देखता है कि कितना हमको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। यानी सभी बिजनेसमैन बिजनेस की पूरी लाइफ को उसके छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं। जिस छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं उसको हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो 1 अप्रैल से जो 1 अप्रैल को शुरू होता है 31 मार्च तक होता है। यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि होल इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द इंटरप्राइजेज, यानी बिजनेस की पूरी इनफाइनाइट लाइफ जो अनंत जीवन है उसको इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बांट देते हैं, जिस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड का नाम देते हैं। फोर्थ बात करें फुल डिस्क्लोजर का। फुल मतलब पूरा, डिस्क्लोज मतलब दिखाना।
यानी जो भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी चीज़ हमारे बुक्स में है उस सब को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी कहता सभी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पूरा। यानी ए पार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट ऑल सिग्निफिकेंट, कहता लीगल रिक्वायरमेंट का एक पार्ट है एंड द मटेरियल इंफॉर्मेशन, सभी जरूरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक अफेयर्स, जो हमारे बुक्स से रिलेटेड है, हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ऑफ द एंटिटी शुड बी डिस्क्लोज, उसको दिखाना पड़ेगा। हमारे एंटिटी से रिलेटेड है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा लॉ कहता है, लीगल है वो। इट इज़ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या, अपनी बैलेंस शीट, इसकी बात करेंगे, पूरा चैप्टर है ये, इसकी बात करते हैं। फिर बात किया गया मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का। क्या है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट? हम बात करें मटेरियल और इमटेरियल। मटेरियल मतलब क्या? जरूरी। इमटेरियल मतलब क्या? जिसका ज़रूरत ना हो। तो ये कहा गया अपने अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करो जो मटेरियल चीज़ें, मटेरियल को इग्नोर करो। जैसे मुकेश अंबानी का एक बिजनेस है, मुकेश अंबानी का व्यापार है जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का डेली ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन उसके बिजनेस में भी कलम, पेन, पेंसिल, पेज भी यूज होता है। अब क्या हुआ, उसका अकाउंटेंट, उसका मैनेजर क्या किया, 1 रुपए का एक पेज मंगवा लिया या 1 रुपए का पेंसिल मंगवा लिया। क्या बताइएगा, 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन में 1 रुपए के पेंसिल की एंट्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की साइज के हिसाब से इमटेरियल हो जाता है। लेकिन वही अगर चाय की दुकान हो और वो 1-2 रुपए का कुछ मंगवा ले तो उसके लिए वो मटेरियल हो जाता है, वो ज़रूरी हो जाता है, रेलेवेंट। यानी बिजनेस के साइज के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल चीज़ें हो जाती है। ऑल मटेरियल फैक्ट्स इज द कंपल्सरी बट डज नॉट इम्प्लाई दैट द इवन दोज फिगर्स विच इज़ द इनरेलीवेंट आर टू बी इंक्लूडेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है हम उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो भी चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, मटेरियल होंगी। और किसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, किसको नहीं? जो इनरेलीवेंट होगा। क्या होगा? जो इनरेलीवेंट होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर बात करता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है क्या? अब हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात करें, एनी एंटीसिपेटेड, प्रूडेंस मतलब एक तरह से डरा हुआ। प्रूडेंस का मतलब नहीं होता डरा हुआ, लेकिन हम कह सकते हैं प्रूडेंस मतलब क्या, डरा हुआ। जैसे आपकी बात करें तो आप पढ़ रहे हैं, कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, अभी पढ़ेंगे यहाँ से, फिर कहीं बाहर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और कहीं जाएंगे तैयारी करने, तो उस पर कुछ पैसा खर्च होगा, ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो पापा क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके आज ही रखना। कहाँ शुरू कर देते हैं? बैंकों में रखना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बाहर जाएगा पढ़ने और उसकी पढ़ाई पे पैसा खर्च होगा, तो वो आज से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जब आप दिल्ली जाएंगे पढ़ने, बाहर जाएंगे कहीं पढ़ने, तो पढ़ के पैसे भी तो कमाएंगे। तो क्या पापा आज से ही BMW खरीदना शुरू कर देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना। यानी हम कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है तो उसको आज ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। यानी एनी एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड। किसी भी एंटिसिपेटेड मतलब होने वाला, किसी भी होने वाले लॉस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट नो एनी एंटिसिपेटेड गेन आर रिकॉर्डेड। लेकिन हम किसी भी एंटिसिपेटेड गेन को रिकॉर्ड नहीं करते। भविष्य में होने वाले किसी भी खर्चे को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले किसी भी इनकम को, किसी भी गेन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। फिर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का आता है एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स
एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है, जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए एक पेन ये बनाना है, ये हमको क्या करना है, पेन बनाना है। तो पेन बनाना है तो इसके लिए प्लास्टिक ज़रूरी है, ये कैप ज़रूरी है, इसका ये नेडिल ज़रूरी है, अंदर इसके इंक ज़रूरी है, ये सब लिखना ज़रूरी है। तो ये सारे खर्च करा हमने इसको पूरा बनाने में 2 रुपए का खर्च आ गया। 10 पैसे का ये आ गया, 20 पैसे से करते करते 2 रुपए का खर्चा आ गया। लेकिन बिजनेसमैन ने 1 रुपए का प्रॉफिट जोड़ लिया और इसको सेल कर दिया। तो बताएगा सेल प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, यानी सेल प्राइस से अगर हम प्रॉफिट को कम कर दें, सेल प्राइस से अगर प्रॉफिट को कम कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, जितने का खरीदे थे। यानी कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे हम किसी भी एसेट को अक्वायर करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। यही लिखा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का आता है एसेट आर रिकॉर्डेड, एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने बुक्स में, एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते। किस पर, अपने ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने का अक्वायर किया था। कहता है फिर कंपेरिजिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब अक्वायर करना, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, मान लीजिए खरीदने में कोई खर्च हो गया, जैसे एक मशीन खरीदा दिल्ली से, उसको गोरखपुर लाना है, तो दिल्ली से गोरखपुर तक लाने का जो खर्च होगा, अब कहा ये बात ये है, कोई भी जब हम एसेट खरीदते हैं उसको अप टू रन तक लाने में, अप टू रेडी तक, रेडी टू यूज तक लाने में जो भी पैसा खर्च होता है उस एसेट पर, वो उसके वैल्यू को बढ़ाता जाता है। एक मशीन खरीदा 1 लाख का, कहाँ, दिल्ली में, अब गोरखपुर में ले आके सेट करना है हमको। अब दिल्ली से लाने का जो खर्च आया ट्रांसपोर्टेशन का वो 50,000, वो 10,000 आ गया, सॉरी 10,000। तो हमसे कोई मशीन गोरखपुर में खरीदेगा तो हम कितने का बेचेंगे, कहेंगे भैया 1 लाख का खरीदा तो 10,000 ट्रांसपोर्टेशन, तो 1,10,000 का कॉस्ट हो गया। यानी कॉस्ट में सभी चीज कहता है मेकिंग द एसेट्स इन रेडी टू यूज, एसेट को रेडी टू यूज तक लाने में जो भी खर्च होता है उन सभी खर्च को हम लोग ऐड कर देते हैं। रेडी टू यूज तक किसी भी एसेट को लाने के लिए जो खर्च होते हैं उसकी वैल्यू में जोड़ देते हैं, वो कॉस्ट बनता है। यानी वैल्यू प्लस एक्विजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसके नाम से ही लग रहा है मैच करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या मतलब, क्या मैच करवाना। जिस साल का, हम कहते हैं जिस ईयर का खर्चा है, अब जितनी कमाई होगी उस कमाई में से हम पूरे खर्चे को माइनस कर लेते हैं, जो बचता है उस बचे हुए को प्रॉफिट बोलते हैं। जो बचता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, यानी जो बच जाता है उसको हम लोग प्रॉफिट का नाम देते हैं। ठीक है। फिर कहता मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी इंटरप्राइजेज, यानी कोई, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एनी इंटरप्राइजेज, कोई भी एक्सपेंस अगर कोई इंटरप्राइजेस इनकर्ड करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में, आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जिस साल का खर्चा है उसी साल के इनकम से माइनस करते हैं, ना कि 2019 के खर्चे को 2020 के इनकम से माइनस करेंगे। हम लोग 2019 का खर्चा है तो 2019 के खर्चे में ही, 2020 का खर्चा है तो 2020 के इनकम में से ही माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात मैचिंग कॉन्सेप्ट की। फिर आगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम ही है डुअल। एस्पेक्ट मतलब होता है पक्ष, तरफ, तो डुअल मतलब दो, यानी सभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कम से कम दो साइड को दो अकाउंट में अफेक्ट करते हैं। यानी एवरी ट्रांजैक्शंस आर अफेक्टेड
मिनिमम 2 अकाउंट इन 2 साइड, कम से कम 2 अकाउंट में और 2 साइड में अफेक्ट करती ही करती हैं। अब हम बात करें यहाँ पे 3 चीज़ों को बताया गया, फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। क्या होता है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, सॉरी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। जब हम कभी भी अकाउंटिंग करेंगे ना तो ये 3 बातें याद करके रखेंगे। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, इसको हम मान के चलते कि ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है, अधिकार को कोई मेरे छीन नहीं सकता, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। उसी तरह से फंडामेंटल एजम्पशन है कि हम इस एजम्पशन को मानना ही मानना है, किसी के पास ऑप्शन नहीं है। तो जैसे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 बताए गए हैं। पहला, गोइंग कंसर्न, जिसको हम पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यहाँ पे पढ़े हैं पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीछे जो पढ़े हैं पीरियड कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट की बात करें, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को ही गोइंग कंसर्न के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग बात करें क्या चीज़, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है मेरा बिजनेस कब तक चलता जाएगा, लंबे समय तक, इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। सॉरी, पीरियड कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक, पीरियड कॉन्सेप्ट। यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता जाएगा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं है। गोइंग कंसर्न फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या बोलता है, ये पीरियड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन जो है वो पहला कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, यानी हम मान के चलते हैं मेरा व्यापार कभी भी बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंट मतलब क्या, हम जो भी रूल्स रेगुलेशन मेथड नियम जो भी एक बार लगा देंगे वो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा उसको फॉलो करेंगे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हम लगा देंगे उस रूल्स और रेगुलेशन को हमेशा हम फॉलो करते जाएंगे। यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बताता है कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम कॉन्स्टेंटली फॉलो करते जाएंगे, यानी हमेशा फॉलो करेंगे। वो चेंज कर सकते हैं लेकिन 3 केसेस में। पहला कब चेंज कर सकते हैं, एज पर गवर्नमेंट, एज पर गवर्नमेंट। यानी सब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कहता है 3 हैं। पहला कहता है गोइंग कंसर्न, और गोइंग कंसर्न कहता है मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलता जाएगा, ये मान के चलते हैं। गुमटी वाला खोलता है वो भी कहता है मेरा बिजनेस हम चलाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी चलाएगी। फिर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है, कहता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन मेथड हम एक बार अडॉप्ट करते हैं, जो सरकार बताती है कि आपको इसको एक बार लगाना है तो उसको हम हमेशा लगाना है। सिर्फ हम 3 केसेस में बदल सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं, एज पर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कहे बदल दो तो हम बदल सकते हैं। दूसरा, एज पर लॉ, एज पर लॉ, सरकार बोले कि लो कानून बन जाए, जज साहब बोल दे कि चलो भाई कानून बदल गया है अब ऐसे बनाओ, तो लॉ बदल जाए तो भी हम बदल सकते हैं। और तीसरा, सी फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ
बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका नोट्स हम सेंड कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक का ऊपर जा चुका है, यहाँ से भेजना है, भेज देंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन मेथड लगाए गए हैं वो बार बार लगाए जाएंगे, लेकिन वो 3 केसेस में चेंज हो सकता है। कब? एज पर गवर्नमेंट, एज पर लॉ और एज पर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी जब मेरी बुक उस मेथड को बदल देने से अच्छी दिखने लगे, अच्छी मतलब क्या, मेरी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखने लगे, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। यानी 3 केसेस में बदल सकते हैं। तीसरा है क्या चीज? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। अब ये कहता है हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे उन सब को, चाहे पहले पैसा मिला हो चाहे पहले गुड्स बिका हो। अक्रू और अराइज, अक्रू मतलब होता है पैसा मिलेगा, काम कर दिया है। अराइज मतलब होता है मिल जाना। अक्रू और अराइज विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो भी पहले होता है हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम गुड्स को सोल्ड करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर। आप बताइए, बात यह है कि मनी होना चाहिए, तो मनी तो है नहीं, तो कैसे रिकॉर्ड करें जब क्रेडिट पे बेचा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहता है उस बात को कि रिकॉर्ड करो। अक्रू यानी कि कमा लिया लेकिन मिला नहीं, और अराइज या मिल गया, इन दोनों में जो भी पहले हो उसको रिकॉर्ड करो। यानी यहाँ पे हमने गुड्स सेल कर दिया, अब पैसा मिलना, हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो कमा लिया ना, तो पहले क्या हुआ, कमा लिया, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। यानी अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है चाहे हमको पैसा मिले, चाहे आगे भविष्य में मिलने वाला हो, लेकिन कमा लिया हो तभी मिलेगा, तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। यानी अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही कहता है, अक्रू और अराइज विच एवर इज अर्लियर। यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन की बात करें, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये 3 कॉन्सेप्ट है मेरे पास। ये है चैप्टर नंबर, बात करें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में यही बेसिक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं बुक में। उसका एक और लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 जो होगा ये और पड़ेगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चंस और आंसर्स भेजेंगे। उस पर आपको क्वेश्चंस आंसर करने होंगे, कॉपी में लिखने होंगे, उसको आप लिखेंगे और सेंड करेंगे। ये सारी बातें, ये चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आप चैप्टर नंबर जब पहुँचेंगे, चैप्टर नंबर लगभग 4 या 6 पे जब पहुँचेंगे, तो वहाँ से न्यूमेरिकल थोड़ा मिलेगा हमको, लेकिन अभी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। बस ये चैप्टर में इस वीडियो में इतना ही तक, आगे फिर करेंगे हम लोग।